श्री गणेशाय नमः। दंगल के ये तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हेमांग पंडित, गणेशा स्पीक्स का फाउंडर और सीईओ आचार्य धर्माधिकारी जी के साथ उपस्थित हूँ। आचार्य जी, वेलकम। श्री गणेशाय सर। श्री गणेशाय। तो दर्शक मित्रों, हमारे जो पहले एपिसोड में हमने कनाडा और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की थी। हमने ये बात की थी कि आगे क्या होगा। उसमें हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि कनाडा में कुछ सोशल अनरेस्ट हो सकता है, लोकल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि हुए अनफॉर्चुनेटली। और हमारा जो दूसरा एपिसोड जो था उसमें हमने इजराइल और ईरान के बारे में बात की थी कि ईरान इतना उपद्रवी क्यों है और इजराइल आगे जाके ईरान पे हमला करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। तो उन्होंने हमला कर दिया जैसे हमने फोरकास्ट किया था। तो आज हमारा जो फोकस है वो यूएस के जो नए नए चुने गए जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर है। क्योंकि बेसिकली ये जो कमबैक है, ये जो पॉलिटिकल कमबैक है, ये पॉलिटिकल कमबैक पिछले ऑलमोस्ट 150-200 साल में पहली बार इतना बड़ा पॉलिटिकल कमबैक हो रहा है। अब पॉलिटिकल कमबैक क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रंप साहब के जो पहला जो उनका टर्म एंड हुआ 2020 में, जहां पे वो इलेक्शन हार गए थे, उस टाइम पे कैपिटल हिल पे काफी वायलेंस हुआ। अब किसने कराया? जो डेमोक्रेट्स हैं वो बोलते हैं ट्रंप ने कराया, ट्रंप बोलते हैं मैंने नहीं कराया, ये कुछ और उपद्रवी लोग थे। बट काफी वायलेंस हुआ और ट्रंप की जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो काफी काफी डिप्लीट हो चुकी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि यहां से वो वापस आ सकते हैं, पर वो वापस आए। तो ये जो ट्रंप साहब का जो पॉलिटिकल कमबैक है, उनके कारण एस्ट्रोलॉजिकली इसको एग्जामिन करने में बहुत मजा आएगा। तो आचार्य जी, ट्रंप साहब की जो कुंडली है वो तो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आप थोड़ा थोड़ा कुंडली के बारे में अगर आप कुछ बताएं, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल भी है बट सक्सेसफुल भी है। ट्रंप की कुंडली में अगर देखें तो कोई भी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका नेचर, आपका इनडायरेक्टली पैटर्न जो स्वभाव का है वो रिफ्लेक्ट करता है। और उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल है, मार्स है, जो एग्रेसिव प्लेनेट है। इसीलिए हम जब वैदिक कुंडली देखते हैं तो जब फर्स्ट हाउस में मंगल होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि कुंडली मांगलिक है। अच्छा, मतलब ट्रंप साहब मांगलिक सब मांगलिक है। एग्जैक्टली उनका टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तक की उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उस हिसाब से गणेशा के द्वारा। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट दोस्तों मुझे काफी लोगों ने ये भी पूछा कि आपने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फोरकास्ट क्यों नहीं किया। वो स्पेसिफिकली ये कारण से नहीं किया कि हमारे पास ट्रंप साहब की और कमला हैरिस की एग्जैक्ट एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं था। इसके कारण अगर हम कुछ प्रेडिक्शन करते भी तो भी मजा नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं आती, मजा नहीं आता। तो इसलिए हमने ये प्रेडिक्शन नहीं किया था। ट्रम्प जी की अगर कुंडली देखिए तो जब फर्स्ट हाउस में मंगल होता है तो उनकी जो पैटर्न है हम काम करने की, वो तुरंत रिजेक्ट करते हैं, बराबर फास्ट रिएक्ट करते हैं। उस पर डिसीजन आए, उनके जो कैबिनेट अगर कोई डिसीजन लेता है उसके पहले उनका स्टेटमेंट आना शुरू हो जाता है। उनकी कुंडली में एक बहुत ही जबरदस्त चीज ये है कि उनका मरकरी बहुत ही अच्छा है। मरकरी मतलब बिजनेस। मरकरी उनका 11th हाउस में जो गेन का हाउस है, वहां अपने खुद के हाउस में, ओन हाउस में है। इसलिए उनका फोकस हमेशा बिजनेस की ओर रहता है। तो एग्रेशन और बिजनेस के साथ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन परंतु किंतु महत्वपूर्ण ये है कि उनकी कुंडली में सूर्य राहु साथ में है, चंद्र केतु साथ में है। तो जब बड़ी ल्यूमिनरी से सूर्य और चंद्र डिस्टर्ब है तो आप देखेंगे कि हमेशा वो एक अच्छे मुकाम पे जाते हैं, सडनली डाउन, वापस वो मुकाम हासिल करते हैं। तो जब 2017 में वो पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे, 2021 में वो हार गए, फिर से वो इलेक्शन जीत के आए। तो ये रोलर कोस्टर लाइफ है उनकी, वो सूर्य राहु की और चंद्र केतु की वजह से है। ओके, मतलब दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए कि आपकी कुंडली में जिसको आचार्य जी ने लूमिनरीज बोला, मतलब सूर्य जो
खुद प्रकाश का सोर्स है, और चंद्र की जो सूर्य का जो प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इन दोनों प्लैनेट्स को लुमिनरीज बोलते हैं। सूर्य आत्मा का कारक होता है, कैरेक्टर का कारक होता है, और चंद्र जो है वो मन का कारक होता है। तो ये दोनों अगर एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, मतलब राहु या केतु या इस तरह के नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। बट ट्रम्प साहब के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि उनकी जो फर्स्ट हाउस में मंगल है, जो उनका एग्रेशन, उनकी स्पीड, वो सब दर्शाता है। और उनका जो ये बुध, जो स्वग्रही बुध या जो स्ट्रॉन्ग बुध है, जो उनका ट्रांजैक्शनल नेचर दिखाता है, एज अ बिजनेसमैन नेचर दिखाता है। इनफैक्ट उन्होंने जब 2016 से 2020 के बीच में जो उनका जो कार्यकाल था, उसमें भी उन्होंने पॉलिटिक्स भी ट्रांजैक्शनली ही किया। मतलब जिस तरह से कोई बिजनेसमैन किसी कंट्री के साथ डील कर रहा हो, जैसे चाइना के ऊपर उसने टैरिफ्स लगाए, फिर ईरान के साथ उसने काफी स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस किए। तो हर जगह पे टैरिफ्स, नेगोशिएशंस, आप मुझे ये दो, मैं आपको ये दे सकता हूँ, इस तरह से बिजनेस टर्म्स के हिसाब से ही बात किया। तो आचार्य जी, बेसिकली हमें थोड़ा ये समझाइए कि 2016 में ऐसा क्या था कि वो हिलरी क्लिंटन के सामने इलेक्शन जीत गए। और इनफैक्ट वो जो इलेक्शन जो हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था कि उनको जो 270 या जो मार्क पार करना होता है वो तो हो गया था, बट पॉपुलर वोट में वो तकरीबन 3 मिलियन वोट से पीछे। मतलब 30 लाख लोगों ने हिलेरी को ज्यादा वोट दिए ट्रम्प के कंपैरिजन में, बट यूएस का एक सिस्टम है जिसके हिसाब से वो जीत गए। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ था सर? इसमें इंटरेस्टिंग ये है, जैसे आपने बताया कि भी उनकी जो पैटर्न है काम करने की, तो बिजनेस के अलावा जब उनका फर्स्ट हाउस में मंगल होने के कारण वो मिलिट्री रिलेटेड भी उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई। जो मैक्सिकन बॉर्डर है, जो इमिग्रेंट आ जाते हैं, तो उन्होंने अपना एग्रेशन वहां भी दिखाया था, वो भी किया था। एक और बात भी हुई थी कि जो अनप्रेसिडेंटेड थी, कि पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट कि जो नॉर्थ कोरिया की धरती पे गया। यस, ओके। और किम जोंग उन के साथ सिंगापुर में उन्होंने एक वार्ता, मतलब डायलॉग एस्टेब्लिश किया कि हाँ भाई, तेरे पास अगर न्यूक्लियर बटन है तो मेरे से उससे बड़ा न्यूक्लियर बटन है, आजा बात करते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने किम जोंग उन के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस डाला। तो सर, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में जो उन्होंने अप्रोच किया, हाँ, तो कोई भी कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल या केंद्र स्थान एज पर कुंडली, बराबर, ये सबसे महत्वपूर्ण हाउस माना जाता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम विन होके आए थे जनवरी 2017 में, जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उनके फर्स्ट हाउस में, जहां से हम प्रेसिडेंट देखते हैं एज ए कंट्री, जहां से ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं कंट्री का, वहां उनका जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था। तो जब फोर्थ, सेवंथ, 10th और 1st में जुपिटर आता है, तो वो इंडिविजुअल कुंडली हो या कोई कंट्री की कुंडली है या कोई सेलिब्रिटी है, जो भी आप परसेप्शन से देखते हैं, तो उसमें वो प्रॉस्पेरिटी देता है, विन देता है, मतलब आपके लिए वो अमृत साबित होता है। तो जब वो पहली बार जीत के आए थे, तो उनकी कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा था। और दूसरा आपने प्रश्न पूछा, मुझे एक बात बतानी है। मेरे से बहुत बार लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी काम करता है, क्या ये सही है, क्या गलत है। तो मैं उनको एक ये जुपिटर का एग्जांपल देता हूँ, और स्पेसिफिकली जुपिटर वाया फर्स्ट हाउस का ही एग्जांपल देता हूँ। तो उनको एग्जांपल ये देता हूँ कि कुंडली की जो गिनती है वो 100% मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कि ये काम करता है या नहीं करता। प्रेडिक्शंस जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। मतलब ऐसा लिखा गया है कि जब बृहस्पति या जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से पास होता है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आपका गौधन बढ़ेगा। वेदों में इस तरह से लिखा गया है कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। अब हमारी पूरी जिंदगी हम स्टैटिस्टिक्स पे ही बिताते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स पे भी भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। वेदों के टाइम पे गौधन था,
इसलिए गोधन लिखा हुआ है। अगर आज के कंटेक्स्ट में देखें तो आपको आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, आपका जो भी फील्ड है, आपको बिजनेस है या पॉलिटिक्स है या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसका गुड लक मिलता है, उसका विजडम भी मिलता है वो करने के लिए, जब भी जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करता है। सर उससे पूरा रिवर्स, जो सेकंड टाइम उन्होंने लॉस किया अपनी इलेक्शन, तो जितना जुपिटर अच्छा है उससे पूरा रिवर्स है राहु केतु और सैटर्न। बराबर। तो 10th हाउस से उनका राहु जा रहा था जो इलेक्शन विन का है। ओके। तो जो जुपिटर सपोर्ट में था उस टाइम पे जुपिटर सपोर्ट में नहीं था, रादर नेगेटिव प्लेनेट उनके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस था और नेगेटिव रिएक्ट कर रहे थे, तो वो हार गए। और ब्यूटी ये है सर कि अभी जब थर्ड टाइम वो वापस आ रहे हैं। एक मिनट, मुझे एक और बात इसमें याद आती है, मैं आज ही कुछ देख रहा था। अमेरिका में जो वोटिंग एज पॉपुलेशन है वो तकरीबन 26 करोड़ है। ओके, मतलब 18 साल से जिनकी एज ज्यादा है वोटिंग पॉपुलेशन के पास। अब इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, 18 ईयर से ज्यादा है बट अमेरिकन सिटीजन नहीं है, तो उनको अगर निकाल दे तो तकरीबन 25 करोड़ होता है। अब 2020 में जो इलेक्शन हुआ उसमें ऑलमोस्ट 15 से 16 करोड़ वोट पड़े टोटल। 2016 में 13.5 करोड़ वोट पड़े थे, इसमें ऑलमोस्ट 16 करोड़ वोट पड़े। बराबर। ये इलेक्शन में 2024 में फिर से वो नंबर जो है वो कम होके 15 करोड़ पे चला गया, और कम हुए फिर भी ये जीते। हाँ, कम हुआ फिर भी ये जीते। मतलब 2020 में ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि राहु 10th हाउस का इन्फ्लुएंस था, कंफ्यूजन था। हाँ। और ऐसी वो पैटर्न बनाता है कि जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आज भी अगर आप देखें तो मिशिगन में 2020 से 40 लाख वोट मिसिंग है। मतलब 2020 एक कुछ स्पेशल केस था कि जहां पे जो ट्रम्प एलेज कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई कि जो नहीं होनी चाहिए, वो हाईली पॉसिबल है। क्योंकि ये नंबर्स आप देखिए, 2016 में 13.5 करोड़ वोट, 13.5 करोड़ वोट, 2020 में 16 करोड़ वोट बढ़ गए और फिर वापस 1 करोड़ वोट डाउन हो गए। सो इस तरह का पैटर्न जनरली ऑब्जर्व नहीं होता। जनरली वोटिंग एज पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता रहता है क्योंकि बर्थ रेट आपका हाई रहता है। सो कंटिन्यू कीजिए आचार्य जी। आपसे चर्चा करने के दौरान मुझे एक, क्योंकि आपने नंबर की बात की और हमने राहु की बात की, तो 2020 का टोटल भी 4 होता है जो रिफ्लेक्ट करता है राहु को। बराबर। और राहु इनके 10th हाउस से जा रहा था। बराबर। सर ब्यूटी ये है कि राहु का 10th स्थान से, कर्म स्थान से, प्रोफेशन स्थान से, कैरियर स्थान से जाना उनके लिए नेगेटिव था। आज जब वो शपथ लेंगे तब जुपिटर, जैसे हमने बात की थी जिन्होंने उनको विन किया था, वो जुपिटर 10th हाउस से जा रहा है। बराबर। तो अगेन वो विन हो गए। लेकिन सर जो ग्रह के प्लेनेटरी, क्योंकि जुपिटर के साथ बहुत सारे ग्रह भी ट्रांजिट करते हैं, तो अगर देखिए तो आने वाला जो समय है उनकी जो सेकंड टर्म है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की है, डिफिकल्टीज भी है, विक्ट्रीज भी है, कंफ्यूजन वाली भी है, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी उनकी कुंडली में आने बाकी है। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट, डिफिकल्टीज और विक्ट्रीज, ये तीनों ही चीजें आप देख रहे हैं। मतलब ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, थोड़ा और समझाइए आचार्य। सर इसमें ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो कुंडली है वो लियो एसेंडेंट की है, यूएसए की जो कुंडली है वो भी लियो एसेंडेंट की है। ओके। तो हो ये रहा है कि उनका जो सेकंड टर्म है वो कहीं ना कहीं विकास के राह पे जाएगा, क्रांतिकारी, मतलब रिवोल्यूशन और इवोल्यूशन दोनों होने वाले हैं। क्योंकि मंगल प्रथम स्थान में है तो वो एआई पे ज्यादा काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम करने वाले हैं। और क्योंकि जुपिटर उनका 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो स्पेस पे भी अच्छा खासा काम करेंगे, क्योंकि जब केंद्र में जुपिटर होता है तो ऐसा देखा जाता है इंडिविजुअल कुंडली में भी कि वो अच्छे पायलट होते हैं। ओके। तो जब कोई कंट्री के कुंडली में या कोई इंडिविजुअल ऐसे राष्ट्रपति की कुंडली में 10th हाउस से जुपिटर जाता है तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा काम
करते हैं। तो ये 3 बड़ी उनके लिए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है सर इनकी कुंडली में कि आने वाला जो समय है, जो सैटर्न का ट्रांजिट है, वो उनको कहीं न कहीं बोल्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने होंगे और वो इल्लीगल इमिग्रेशन हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन हो सकते हैं और उसके का वो अपने कैबिनेट में अपने सदस्यों के साथ भी कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब आने वाला समय उनके लिए ईज़ी गोइंग नहीं है। फॉरेन पॉलिसी को भी उनको कुछ रिशफल करना होगा, नई पॉलिसी बनानी होगी। उनके लिए सबसे टफ समय जो है सर वो है मार्च से लेके मई 2025 तक का। अच्छा, क्योंकि इनॉग्रेशन के ऑलमोस्ट तुरंत बाद तुरंत जनवरी में होगा। क्योंकि सर हो ये रहा है कि उनके लिए जो रियल चैलेंज ये होगी कि जो यूएसए की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है और मैं ये देख रहा हूँ कि यूएसए की कुंडली में भी जो समय आ रहा है वो ग्लोबल कम्युनिटी का कुछ न कुछ हर्डल्स बढ़ेगा, पॉलिसी मैटर से लेकर भी कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे और इस सबके बीच में मार्च से मई 2025 तो चैलेंज है ही, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2027-28 का जो बीच का एक टाइम फ्रेम है, मई 27 से मार्च 28, उस दौरान उनको बड़े और मैसिव डिसीजन लेने होंगे जो ग्लोबल निर्णय या डिसीजन को इम्पैक्ट करेंगे। ओके, सो देखिए आपने ये जो बात की उसमें मुझे यूएस आज जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, हम एक एक के बाद एक लेते हैं। अब सबसे बड़ा डोमेस्टिक चैलेंज अगर आप देखें यूएस में तो वो इलीगल इमिग्रेशन। अभी तक ऐसा बोला जाता है कि तकरीबन 11 मिलियन मतलब 1.1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में ला दिए। यूएसए तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, अब बोलते हैं 11 मिलियन है बट कुछ लोग 20 मिलियन तक भी जाते हैं, मतलब 2 करोड़। सो बेसिकली ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि हम ऑन एन एवरेज 8 से 10 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को हर साल निकालेंगे। ओके, और उसमें उनका जो फर्स्ट जो हथियार है वो ये है कि अभी जो सेंचुरी स्टेट्स जैसे बोला जाता है, जैसे न्यूयॉर्क है, तो मैं न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट हर साल एक आध बार जाता रहता। मैं जिस होटल में पर नाइट 300 या $400 पे करके मेरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ 2-3 नाइट्स के लिए, वो ही होटल्स में, वो 5 स्टार होटल्स में न्यूयॉर्क स्टेट ये इलीगल इमिग्रेंट्स को रख रहा है। सो न्यूयॉर्क स्टेट आज 8 से 10 बिलियन डॉलर्स खर्चा कर रहा है खाली ये इलीगल इमिग्रेंट्स को वो होटल्स में पालने के लिए। तो जो विवेक रामास्वामी जो है, जो ट्रम्प के टीम में है, और ट्रम्प ने भी यही बोला है कि भाई हम ये सब बंद कर देंगे कि आपको अगर रहना है तो हम आपके लिए कुछ मतलब कुछ जो पुराने फुटबॉल स्टेडियम है या ऐसे कुछ उसमें कुछ टेंट वेंट लगा देंगे, आप रहो वहां पे। अब अमेरिका में तो ठंड होती है तो टेंट में रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सेल्फ माइग्रेशन हो जाएगा कि इससे तो अच्छा था हम अपने देश में ही सही थे, अपने आप ही निकल जाए, अपने आप ही कुछ लोग तो निकल जाए, क्योंकि हम ये जो उनको जो फैसिलिटी मिल रही है वो फैसिलिटीज हम सबसे पहले बंद करेंगे, उसके बाद फिर अगर उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया है तो वो करेंगे। सो उसके ऊपर आपका क्या मानना है, क्या दिख रहा है? सर बहुत अच्छा आपने किया सर। ये जो समय है वो मार्च 2025 के आसपास का होगा। ओके, जहां वो हाईली कॉम्प्लेक्स वाले डिसीजन लेंगे। ओके, अगर वो डिले हुआ तो मई 27 में तो वो कंफर्म वो डिसीजन लेंगे। ओके, और वो जो समय होगा वो उनके लिए डिसीजिव मूव्स बहुत बड़े होंगे जो यूएसए का भविष्य भी तय करेंगे। बराबर। सो ये तो हुआ इलीगल माइग्रेशन के ऊपर। अब दूसरा बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम यूएस इकोनॉमी का आज ये है कि उनका जो डेट है वो तकरीबन 33-34 ट्रिलियन हो चुका है। वो बोरो करते ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि घर की खेती है, छापो यूएस डॉलर्स आप छापते रहो और आप बोरो करते रहो। ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर $1 ट्रिलियन ऐड हो रहे हैं लाइबिलिटी प्रिंट करते जाते हैं और स्पेंड करते जाते हैं। ओके, क्योंकि ये यूक्रेन पे स्पेंड कर रहे हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट्स पे स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारा स्पेंडिंग कर रहे हैं। अब
इसमें डायमेंशन ये है कि ये जो इलॉन मस्क जो ट्रम्प के साथ जुड़े हैं, ऐसा ट्रम्प साहब ने भी बोला था इलेक्शन से मतलब ये पहले कि मैं इलॉन मस्क को लाऊंगा, मैं एक डिपार्टमेंट बनाऊंगा कि जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे फोकस करेगा और अप टू 75% गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मैं निकाल दूं। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या? और मतलब ये जो 33-34 ट्रिलियन का जो ये डेट है, उसके लिए वो क्या कुछ कैसे कर सकते हैं? सर मैंने आपको जो इसलिए पूछा डिटेल में जो आपने फिगर बताई, क्योंकि कोई भी प्रकार की लायबिलिटी है या कर्ज है, जिसको हम ऋण कहते हैं, कर्ज कहते हैं, डेट कहते हैं, उसके लिए 12th हाउस देखा जाता है। बराबर। और यूएसए की कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है, उसके 12th हाउस में राहु है। ओके। तो अभी और माइक्रो लेवल पे उनकी राहु का कहीं ना कहीं ट्रांजिट भी इफेक्टिव है। ओके। तो केवल लायबिलिटी नहीं सर, उनके लिए हाई इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी बढ़ने वाला है, वायलेंस भी बढ़ने वाले हैं, और नेशनल सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़े डिसीजन लेने होंगे, ऐसे लुक में यूएसए जा रहा है। ओके। और ये 26 सितंबर 2026 तक चलता ही रहेगा। ओहो। तो जितना इजी गोइंग दिखता है कि भी ट्रम्प आने के बाद ये सब हो जाएगा, ऐसी संभावना कम है। और मैं ये देख रहा हूँ यूएसए की कुंडली में कि उनके लिए जो मेजर हेडेक है वो सितंबर 26 से लेके अप्रैल 29 के बीच में, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। वहाँ यूएसए का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, और हो सकता है वो उस टाइम पे हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे, शायद वो रिसेशन की ओर भी जाएंगे। ओके। ऐसी कुंडली उनकी बन रही है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, बराबर। क्योंकि हम अभी बड़ा व्यू ले रहे हैं। तो ट्रम्प आने के बाद सब फ्लावरी हो जाएगा, ऐसी संभावना अभी जो दिख रही है ऐसा नहीं है। ओके। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ट्रम्प साहब उसमें क्या करेंगे, मतलब वो आई थिंक दर्शकों को जानने में इंटरेस्ट होगा। आज दुनिया में दो बड़े वॉर चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और इजराइल और ईरान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या लिमिटेड वॉर या जो कुछ चल रहा है, तो उसके ऊपर ट्रम्प साहब क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल जानता है वही क्वेश्चन पूछ सकता है। सर डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली और यूएसए की कुंडली अगर दोनों को मैं कंबाइन करके देखूं, तो वो इस पे मतलब न्यूज ऐसे आ रहा है कि भी ये बंद करवा देंगे या कुछ ये, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को केवल स्लो करेंगे। और परसेप्शन ये बनेगा कि भाई इसमें कुछ हो रहा है, टेक्निकली इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हो ये रहा है सर कि डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली में 7th हाउस से सैटर्न जा रहा है, जो दिखाएगा कि भी हाँ हम साथ है, लेकिन एक्चुअल में होंगे नहीं। ऐसे ही यूएसए की जो कुंडली है सर, वो भी सिंह लग्न की कुंडली है, और उसमें हो ये रहा है कि उनका शनि कुंभ राशि का है। तो चंद्र से शनि जा रहा है, तो इतनी आसानी से यूएसए भी इस जो उनका समूह है, यूरोपियन यूनियन हो या नाटो हो, उसमें से आसानी से निकल नहीं पाएगा। मतलब जो वादे किए हैं ट्रम्प ने, हाँ इकोनॉमिकली अच्छा करेंगे, ग्रोथ करेंगे, विकास करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी है, स्पेस है, सब में काम करेंगे, और फाइनेंशियली वो बूस्ट भी करेंगे, लेकिन जो परसेप्शन बना है जबरदस्त, उसमें स्लो डाउन हो जाए। तो दर्शक मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि ट्रम्प साहब के ऊपर फोकस्ड हमारा ये प्रोग्राम था। अब यही प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रम्प साहब और चाइना के बीच में कैसे रहेगा, भारत के बीच में कैसे रहेगा, और जो मेजर इकोनॉमीज हैं या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पे इनका असर कैसे होगा हमारे अगले एपिसोड में। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।